Today we are going to discuss driven harmonic oscillator. जब एक पीरियोडिक फोर्स किसी डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर पर अप्लाई किया जाता है तो इनिशियली जो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोट से ऑसिलेट करता है, लेकिन जल्दी ही ये ऑसिलेशंस डाई आउट हो जाते हैं, यानी वेनिश हो जाते हैं जब यह पीरियोडिक अप्लाइड फोर्स इस डैम्पिंग फोर्स पर प्रिवेल होता है, यानी यह अप्लाइड फोर्स इस डैम्पिंग फोर्स पर प्रभावी होता है, तो यह अप्लाइड फोर्स इस डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के ऑसिलेशंस को सस्टेन करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी प्रोवाइड कराता है। और इस केस में जो ऑसिलेटर है वो अपनी ड्राइवन फ्रीक्वेंसी ओमेगा से ऑसिलेट करने लगता है। इस तरह जो ऑसिलेटर ऑसिलेशन करता है उसको ड्राइवन ऑसिलेटर कहते हैं, इसको फोर्स्ड ऑसिलेटर भी कहते हैं। इस फोर्स्ड ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड और एनर्जी टाइम के साथ में कांस्टेंट होते हैं, यानी डैम्पिंग नहीं होती है। इस एक्सटर्नल फोर्स जो ये पीरियोडिक फोर्स अप्लाई किया है उसको ड्राइविंग फोर्स कहते हैं, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ पर तीन फोर्स लगते हैं इस केस में। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लगता है, जो कि F इक्वल्स टू माइनस के एक्स के बराबर होता है। यहाँ पर के फोर्स कांस्टेंट है और एक्स इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है। और डैम्पिंग फोर्स वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, वेयर लैम्बडा यहाँ पर दिखाया गया है सेकंड वाले केस में। डैम्पिंग फोर्स एफ डी इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा वी। यहाँ पर लैम्बडा डैम्पिंग कांस्टेंट है और डी एक्स अपॉन डी टी वेलोसिटी है ऑसिलेटर की। और जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स है जो ड्राइवन के केस में लगता है उसकी वैल्यू है एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एफ नोट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर एफ नोट इस पीरियोडिक फोर्स का एम्पलीट्यूड है और ओमेगा ड्राइवन फ्रीक्वेंसी है। तो ऑल टुगेदर तीन तरह के फोर्सेज इस केस में ऑसिलेटर पर लगते हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा एफ इक्वल्स टू एफ आर प्लस एफ डी प्लस एफ ई। यहाँ पर इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरह से हम लिख सकते हैं, एफ इक्वल्स टू एम ए के फॉर्म में। अब हम एज्यूम करेंगे कि लैम्बडा एम इक्वल्स टू 2r, और ये होता है के बाई एम इक्वल्स टू ओमेगा नोट स्क्वायर, और कैपिटल एफ नोट अपॉन एम वो स्मॉल एफ नोट के इक्वल्स है। इन सभी एजम्पशंस को ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करने पर हमें इक्वेशन 2 मिलती है, जो कि इस फोर्स्ड ऑसिलेटर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसके सॉल्यूशंस दो तरह के होते हैं, एक तो ट्रांजिएंट स्टेट में और एक स्टेडी स्टेट में। ट्रांजिएंट वाला केस हम पहले पढ़ चुके हैं, और स्टेडी स्टेट में इसका सॉल्यूशन इक्वेशन 3 से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू एक्स नोट साइन ओमेगा टी माइनस 5। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसका फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें ये दोनों इक्वेशन मिल जाएगी। इन दोनों इक्वेशंस को और इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमें फाइनली ये इक्वेशन मिल जाएगी, दिस वन। फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन 4 और 5 मिलेगी, और इनको 4 और 5 को डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन 6 मिलेगी। इक्वेशन 4 और 5 से हम इक्वेशन 7 निकाल सकते हैं, जो कि एम्पलीट्यूड को डिस्प्लेसमेंट के एम्पलीट्यूड को दिखा रहा है। इक्वेशन 6 और 7 tan phi और x नोट, उसको हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन 3 में तो हमें इक्वेशन 8 मिल जाएगी, which is the equation of displacement of the forced oscillator. So the displacement of the forced oscillator is given by equation
8। अब यहाँ पर it is clear from the above equation that in steady state the body does not oscillate with its natural frequency. On the contrary, it oscillates with the frequency of driven force and its amplitude remains constant with respect to time. क्योंकि यहाँ पर जो x की टर्म है, x की जो इक्वेशन है, इसमें कहीं पर भी t की टर्म्स नहीं आ रही है, इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट है, जो एम्पलीट्यूड है, वो इसमें कहीं भी टी की टर्म नहीं आ रही है, इसलिए इसका जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है। फेज ऑफ फोर्स ऑसिलेटर, इसको हम इक्वेशन 6 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर लो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है, यानी ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नोट से बहुत कम है। उस केस में जो फेज डिफरेंस है वो ज़ीरो होगा, यानी फोर्स्ड ऑसिलेटर और ड्राइवन फोर्स दोनों सेम फेज में होंगे, उनमें फेज डिफरेंस नहीं होगा। लोअर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के केस में सेकंड केस है क्रिटिकल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, जिसमें ओमेगा और ओमेगा नॉट इक्वल होते हैं, यानी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। इस केस में क्योंकि tan phi इक्वल्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा, तो फाई की वैल्यू π/2 है, यानी इस केस में जो फोर्स ऑसिलेटर है उसका डिस्प्लेसमेंट का फेज है वो ड्राइवन फोर्स के फेज से π/2 एंगल पीछे होता है। थर्ड केस हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी का है। यहाँ पर जो ड्राइवन फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से बहुत अधिक होती है। इस केस में जो फोर्स्ड ऑसिलेटर है उसके डिस्प्लेसमेंट का फेज ड्राइवन फोर्स के फेज से पाई एंगल पीछे होता है, यानी जो हमने तीनों केस में देखा कि जो फेज डिफरेंस है उसकी रेंज 0 to पाई होती है अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज में। अब एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेटर, it is clear from the equation 7 that the amplitude of the force oscillator, यहाँ पर हम इक्वेशन 7 से देख सकते हैं कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो ये है। तो इस एम्पलीट्यूड को हम इक्वेशन 12 से दिखा सकते हैं। यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड है वो टाइम पर डिपेंड नहीं है, इसलिए यह टाइम के साथ में कांस्टेंट होता है। यह सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है और जो ड्राइवन फ्रीक्वेंसी है उस पर भी डिपेंड करता है। लो डैम्पिंग वाला केस है, उसमें हम 3 केसेस को देखेंगे। लोअर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी वाला केस, जिसमें ओमेगा नोट से बहुत कम होता है, यानी ड्राइवन फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से बहुत कम होती है। इस केस में जो एम्पलीट्यूड है इक्वेशन 12 से हम निकाल सकते हैं कि x नोट है वो स्मॉल f नोट अपॉन ओमेगा नोट स्क्वायर है। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी, यानी इस केस में जो एम्पलीट्यूड है वो ड्राइवन फोर्स के एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है, मींस कैपिटल F नोट पर डिपेंड करता है, और फोर्स कांस्टेंट के पर डिपेंड करता है, लेकिन डैम्पिंग फोर्स और ऑसिलेटर के मास पर डिपेंड नहीं करता है लोअर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के केस में। क्रिटिकल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी का केस जब ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नोट हो। इस वाले केस को हम इसमें इक्वेशन 12 में पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन 14 मिलेगी, और ये इक्वेशन 14 दिखाती है कि जो सिस्टम है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोट से ऑसिलेट कर रहा है। इस केस में जो एम्पलीट्यूड है वो डैम्पिंग फोर्स पर डिपेंड करता है, मींस लैम्बडा पर डिपेंड करता है। जब डैम्पिंग फोर्स बढ़ता है, लैम्बडा का मान बढ़ता है, तो एक्स नोट की वैल्यू कम होती है,
और एक्स लैम्बडा कम होता है, मीन्स डैम्पिंग फोर्स कम होता है, तो एम्पलीट्यूड बढ़ता है। अब रेशियो ऊपर के दोनों केसेस को हम इनका रेशियो लें तो हम इनको इस तरह से दिखा सकते हैं, विच मीन्स एम्पलीट्यूड एट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड एट लो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। इन दोनों का रेशियो क्वालिटी फैक्टर क्यू के बराबर होता है और क्यू की वैल्यू होती है ओमेगा नॉट टो। हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी पर जब ओमेगा की वैल्यू सिस्टम की नेचुरल वेलोसिटी से बहुत अधिक हो, उस केस में एम्पलीट्यूड है वो एफ नॉट इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर होता है। ये दिखाता है कि जब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर इज़ वेरी लार्ज इन कंपैरिजन विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यानी ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट हो, तो उस केस में जो ऑसिलेटर है, जो पार्टिकल है, उसका एम्पलीट्यूड ड्राइवन फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, विच मीन्स एक्स नॉट इक्वल्स टू एफ नॉट अपॉन ओमेगा स्क्वायर। दिस इज गिवन बाय इक्वेशन 16। अब हम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालेंगे कि किस वैल्यू पर इस ऑसिलेटर का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए इक्वेशन 12 है, उसमें ये इक्वेशन 12 है, इसमें जो नीचे वाली टर्म्स है उसकी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, तब एक्स नोट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो इस केस में ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और इसका यानी ये इक्वेशन है, ये मिनिमम होनी चाहिए। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन 17 मिलेगी, विच इज इक्वल्स टू ओमेगा आर अंडर रूट ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर। यानी इस फ्रीक्वेंसी पर जो ऑसिलेटर है, ड्राइवन ऑसिलेटर है, उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। इसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन हो गई कि वह फ्रीक्वेंसी जिस पर किसी ड्राइवन ऑसिलेटर का जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम हो जाए, वह फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब इसकी वैल्यू हमें इक्वेशन 12 में रखेंगे तो हमें जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो मिल जाएगा। इसको हम यहाँ दिखाएंगे, यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनली हम क्वालिटी फैक्टर है उसकी टर्म्स में इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब नो डैम्पिंग वाला केस है नेक्स्ट स्लाइड में, तो जो एम्पलीट्यूड है वो इन्फिनिटी है, लेकिन जब लो डैम्पिंग की तरफ हम जाते हैं तो जो एम्पलीट्यूड का पीक है वो लोअर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट होता है। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लो डैम्पिंग के केस में इन्फिनिटी की तरफ इसका एम्पलीट्यूड जा रहा है, लेकिन जब लो डैम्पिंग और हाई डैम्पिंग का केस देखते हैं तो जो पीक है वो लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ मूव होती है। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ ए फोर्स्ड ऑसिलेटर। वेलोसिटी निकालने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट की आवश्यकता होगी, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर हम वेलोसिटी निकालेंगे। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन इससे दी जाएगी, x इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी और इसको साइन की टर्म में लिखेंगे दिस वन। फाइनली फर्दर सोल्व करेंगे तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पर v इक्वल्स टू वी नोट साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा। यहाँ पर वी नोट क्या है, वेलोसिटी एम्पलीट्यूड है, तो वी नोट इक्वल्स टू ओमेगा एक्स नोट की वैल्यू पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू इक्वेशन 20 है वो मिल जाएगी। अब वेलोसिटी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो, इसके लिए जो नीचे वाली टर्म्स है इक्वेशन 20 में, उसका मान मिनिमम होना चाहिए। इसको हम यहाँ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू ओमेगा
नोट मिलेगी। यानी इस फ्रीक्वेंसी पर जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी, उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। और अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर यहाँ पर वी नोट है उसकी वैल्यू दिखाई गई है। तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड है वेलोसिटी का, वो होगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नोट पर। यानी ये है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ नोट, कैपिटल एफ नोट अपॉन लैम्बडा है। यहाँ पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर वी नोट की वैल्यू दिखाई गई है। ओमेगा जीरो है उस केस में वी नोट है उसकी वैल्यू जीरो होगी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वाला केस है, उस केस में इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। ओमेगा की वैल्यू इन्फिनिटी है, उस केस में वापस से इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। और लो डैम्पिंग के केस में इसकी वैल्यू एफ कैपिटल एफ नोट अपॉन एम ओमेगा होगी। इसको इस ग्राफ में दिखाया गया है कि लो डैम्पिंग के केस में और हाई डैम्पिंग के केस में, यानी ओमेगा की वैल्यू जब ओमेगा नोट से कम है तो उस केस में यहाँ पर इसकी वैल्यू जीरो है। जैसे जैसे ओमेगा का मान बढ़ता है, ड्राइवन फ्रीक्वेंसी का मान नेचुरल फ्रीक्वेंसी की तरफ बढ़ता है, तो जो वी नोट है उसकी वैल्यू बढ़ती है और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है। फर्दर ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नोट से ज़्यादा होती है तो वेलोसिटी एम्पलीट्यूड का मान फर्दर कम होता जाता है। इसको इस ग्राफ में दिखाया गया है। थैंक यू।